सौर परिवार में अन्य ग्रहों की तरह जो जितने भी संख्या है 8 ग्रहों की तरह पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह है। क्या है? पृथ्वी भी एक प्लेनेटरी है, एक प्लेनेट है। पृथ्वी भी एक ग्रह जो अपने अक्ष पर रोटेट होने के साथ साथ, जो अपने एक्सल पर रोटेट होने के साथ साथ, जो अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, क्या करने के साथ साथ, जो अपने अक्ष पर है, यानी जो अपने अक्ष पर है, जो अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमण करती है। यानी पृथ्वी 24 घंटे में अपने चारों ओर तो एक चक्कर लगाती ही लगाती है, लेकिन सूर्य की भी परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर भी क्या लगाती है? सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाने का कार्य करती है। देखिए विद्यार्थियों, यदि हम आपसे बात करें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमण कर रही है, एक तो अपनी दैनिक गति घूर्णन गति और एक परिभ्रमण गति, ठीक है ना, एक तो परिभ्रमण गति और एक परिक्रमण गति, दोनों प्रकार की गतियां कर रही है। तो यह पृथ्वी के ग्रहीय संबंध हैं, यह भौतिक शक्तियों में शामिल हैं। किस में शामिल हैं? ये सारे हम भौतिक शक्तियों में क्या करते हैं? इनको शामिल करते हैं। देखिए अगला फैक्ट है, परिक्रमण करने के कारण पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन, क्या इसके साथ साथ ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन आदि करने परिक्रमण करने के कारण पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन आदि क्रियाएं होती हैं। आदि क्रियाएं होती हैं, यानी आदि क्या हो रही है? आदि क्रियाएं हो रही हैं। परिक्रमण करने के कारण पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन आदि क्रियाएं होती हैं या आदि क्रियाएं हो रही हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती और सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती, यानी रोटेट नहीं होती, ये मोशन नहीं करती, ये गति नहीं करती, तो क्या ये परिवर्तन होती? क्या पृथ्वी पर इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी परिक्रमण करने के कारण एक तो दिन और रात का बनना, यदि पृथ्वी स्टेबल होती तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने था वहां पर हमेशा दिन होता, और पृथ्वी का जो भाग बैक साइड में था जहां पर सूर्य की परछाइयां पड़ रही, जहां पर उस भाग पर पृथ्वी की परछाइयां पड़ रही थी और वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा था, यदि मैं उस भाग की आपसे बात करूं तो उस भाग पर क्या होता? उस भाग पर हमेशा ही नाइट बनी रहती, रात बनी रहती। ऋतु परिवर्तन का होना, सीजनल चेंज, सीजनल जो चेंज हो रहा है वह सीजनल चेंज भी किसके कारण से हो रहा है? वह भी परिक्रमण के कारण ही होता है। किसके कारण होता है?
वह भी परिक्रमण के कारण ही होता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, रोटेट हो रही है, तथा सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमण करने का कार्य कर रही है। ठीक है ना। अगला है फैक्ट है, ग्रहीय संबंधों के कारण ग्रहीय संबंधों के कारण ग्रहीय संबंधों के कारण पृथ्वी पर पवन पेटी, ताप पेटी व वायु दाब पेटियों का जन्म हुआ है। वायु दाब पेटियों का जन्म हुआ है। यानी प्लेनेटरी रिलेशन के कारण से ही, पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण से ही, पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य होने के कारण से ही क्या हो रहा है, पवन पेटियों का, ताप पेटियों का, वायुदाब पेटियों का यहाँ पर जन्म हुआ है। किनका जन्म हुआ है? एक तो पवन पेटी का जन्म हुआ है, एक ताप पेटियों का जन्म हुआ है, और एक वायुदाब की जो पेटियां, उच्च वायुदाब की पेटी हैं, निम्न वायुदाब की पेटियां हैं, उच्च तापमान की पेटियां हैं, निम्न तापमान की पेटी हैं। यानी इन सब पवनों की जो पेटियां हैं, इन सब का क्या हुआ है, इन सब का यहाँ पर मुख्य रूप से जन्म हुआ। क्या हुआ है यहाँ पर मुख्य रूप से जन्म हुआ है। किनका जन्म हुआ है? पृथ्वी के प्लेनेटरी रिलेशंस के कारण से, पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों के कारण से। हम आपसे बात करें कि पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, यानी परिक्रमण कर रही है। इस कारण से यहाँ पर यानी पवन की पेटियां विकसित हुई, यहाँ पर तापमान की पेटियां विकसित हुई, यहाँ पर वायुदाब की पेटियां विकसित हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने स्थान पर परिवर्तनशील है या घूर्णनशील है, तभी ऐसा हो पा रहा है, वरना ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। हम आगे आपसे बात करते हैं। आपसे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें कि देखिए, जो पृथ्वी के ग्रहीय संबंध है, प्लेनेटरी रिलेशन ऑफ द अर्थ, उसमें हमने ये पढ़ा प्यारे विद्यार्थियों कि हमने यह जानकारी प्राप्त की कि सौर परिवार में 8 ग्रहों की तरह या अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी एक ग्रह है, जो अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमण करती है। अर्थात परिक्रमण करने के कारण पृथ्वी पर दिन रात का बनना और ऋतु परिवर्तन की क्रियाएं आदि संपादित होती हैं। ग्रहीय संबंधों के कारण पृथ्वी पर पवन पेटियां, ताप पेटियां, वायुदाब पेटियों का विकास हुआ है। तो भौतिक शक्तियों में हमारे पास में पहला जो फैक्ट आता है वो आता है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, प्लेनेटरी रिलेशन ऑफ द अर्थ। अब हम भौतिक शक्तियों में दूसरे बिंदु की आपसे प्यारे विद्यार्थियों हम आपसे बात कर रहे हैं। हम सेकंड रिलेशन की आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, यदि हम सेकंड रिलेशन की आपसे बात करें
तो जो सेकेंड रिलेशन हमारे पास में आ रहा है, यदि इस रिलेशन की हम आपसे बात करते हैं तो देखिए विद्यार्थियों, दूसरा रिलेशन आता है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। यानी हमारे पास में जो रिलेशन आ रहा है वह आ रहा है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, कौन सी शक्तियां? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। यानी एंडोजेनेटिक हम किसकी बात कर रहे हैं? एंडोजेनेटिक हम फोर्स की बात कर रहे हैं। हम एंडोजेनेटिक फोर्स की बात करना चाह रहे हैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए एंडोजेनेटिक जो फोर्स है, या हम टेक्टोनिक फोर्स की बात करें तो भी वही बात है। एंडोजेनेटिक या टेक्टोनिक फोर्स की बात करें, हमारे पास में भौतिक शक्तियों में जो सेकंड जो ऑर्डर ऑफ सीरियल आ रहा है, यदि हम उस सीरियल की आपसे बात करना चाहें तो हमारे पास में दूसरा सीरियल कौन सा रहा? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, एंडोजेनेटिक फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। देखिए हम इसके बेसिक की बात करते हैं तो हम आगे वो लिख दे ऑफ द अर्थ है, आप आगे भी लिख दो ऑफ द अर्थ, जिसे ऑफ द अर्थ है। क्या? ऑफ द अर्थ। देखिए अब हम फैक्चुअल चीजों की बात करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां भूतल पर सदैव भूतल पर परिवर्तनकारी या भूतल पर सदैव परिवर्तनकारी लिख दो या असमानता लिख दो। यानी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां भूतल पर सदैव असमानता उत्पन्न करने में क्रियाशील रहती हैं। क्या रहती हैं? यानी असमानता उत्पन्न करने में क्या रहती हैं? असमानता उत्पन्न करने में यानी असमानता उत्पन्न करने में क्रियाशील रहती हैं। कहीं धरातल को ऊंचा कर देती हैं,
तो कहीं धरातल को नीचा कर देती है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, एंडोजेनेटिक जो फोर्सेज हैं, पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ये पृथ्वी के टेम्परेचर को यानी इंक्रीज करने का कार्य करते हैं, बढ़ाने का जब कार्य करते हैं, तो पृथ्वी के अंदर एक बल काम करता है, उस बल का नाम है एंडोजेनेटिक फोर्स। यह एंडोजेनेटिक फोर्स क्या करता है कि पृथ्वी की जो भूतल होता है, इस पृथ्वी के भूतल पर यानी विभिन्न प्रकार की असमानता उत्पन्न करता है, या असमानता उत्पन्न करने में क्या रहता है, असमानता उत्पन्न करने में क्रियाशील रहता है। क्या? यानी वह पृथ्वी का आंतरिक बल, यानी पृथ्वी में असमानता उत्पन्न करने में क्रियाशील रहता है ये, अर्थात कहीं धरातल को अपलिफ्ट कर देता है तो कहीं धरातल को डाउन लिफ्ट कर देता है। कौन सा बल? एंडोजेनेटिक फोर्स। मैं आपसे एंडोजेनेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए, हम यहाँ पर आपसे बात करना चाहिए तो पृथ्वी के अंदर कुछ शक्तियाँ काम करती हैं, क्योंकि पृथ्वी में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, वह पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देते हैं। पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देने के कारण से पृथ्वी में एक बल उत्पन्न होता है, उसी बल को हम एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। यह बल पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के मूवमेंट्स करवाता है, जो भूकंप के रूप में प्रतीत होते हैं, जो सुनामी के रूप में प्रतीत होते हैं, जो ज्वालामुखी के रूप में प्रतीत होते हैं। तो ये कहीं पर इनसे धरातल ऊपर उठ जाता है, तो कहीं पर इनसे धरातल डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर झुकने का कार्य हो जाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे बात करें कि जब इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं और इस प्रकार के कार्य होने के कारण से यानी पृथ्वी में इस प्रकार के जब बल काम कर रहे हैं, तो इन बलों के कारण से क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पर विभिन्न प्रकार की क्या आ जाती हैं, विकृतियां आ जाती हैं। अगला फैक्ट है कि आंतरिक शक्तियां यानी जो कौन सी शक्तियां हैं, जो आंतरिक शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां पृथ्वी के धरातल पर दो रूप से प्रकट होती है। आंतरिक शक्तियां पृथ्वी के धरातल पर दो प्रकार से यानी आंतरिक शक्तियां पृथ्वी के धरातल पर दो रूप से प्रकट होती है या दो प्रकार से प्रकट होती है। कितने प्रकार से प्रकट होती है? दो प्रकार से। कौन से प्रकार से? दो प्रकार से प्रकट होती है। कौन सी शक्तियां? हम उन दो शक्तियों के आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो आंतरिक शक्ति के रूप में हैं, और यह आंतरिक शक्तियां पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाने का कार्य करती हैं। मैं उन आंतरिक शक्तियों की आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करना चाह रहा हूँ। मैं उन आंतरिक शक्तियों की आपसे बात करना चाह रहा हूँ
जो पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होती हैं, कितने रूपों में प्रकट होती हैं? वह पृथ्वी के धरातल पर 2 रूपों में प्रकट होती हैं। कितने रूपों में प्रकट होती हैं? जो पृथ्वी के धरातल पर 2 रूपों में प्रकट होती हैं। तो हम सबसे पहले हम उन 2 प्रकारों की बात कर लेते हैं जिन प्रकारों के रूप में ये दोनों शक्तियाँ प्रकट होती हैं। देखिए कि ये किस प्रकार से ये शक्तियाँ काम कर रही हैं पृथ्वी के धरातल पर, हम उसकी बात कर रहे हैं विद्यार्थियों आपके साथ, कि वह शक्तियाँ कौन सी हैं जो पृथ्वी के धरातल पर किस रूप में प्रकट होती हैं। देखिए आप, सबसे पहला बल तो काम करता है महादेश जनक बल। कौन सा बल काम कर रहा है? पहला जो हमारे पास में बल काम कर रहा है वह तो काम कर रहा है महादेश जनक बल। पहला बल तो देखो ये काम कर रहा है, यानी पृथ्वी के यानी आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी के धरातल पर है। तो पृथ्वी के धरातल पर ऐसा बल जिसका प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है उसको हम महादेश जनक बल के नाम से जानते हैं। देखिए इसका पहला फैक्ट आता है, महादेश जनक बल का पहला फैक्ट आता है। देखिए पहला फैक्ट, जिसका प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर कई वर्षों से प्रकट होता है, यानी जिसका प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर कई वर्षों से प्रकट होता है। देखिए इसके उदाहरण हैं, उदाहरण की बात करूं, पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण, पहला उदाहरण उमजन अर्थात निमज्जन, यानी उमजन और निमज्जन, उमजन निमज्जन। अगला फैक्ट है इन क्रियाओं का प्रभाव देखिए इन क्रियाओं का प्रभाव हजारों लाखों वर्षों से प्रकट होता है। जो हमारे पास में यानी आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी के धरातल पर 2 रूपों में प्रकट होती हैं। एक तो महादेश जनक बल, यानी जिसका प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर कई वर्षों से प्रकट होता है, धीरे धीरे प्रकट होता है, उसको महादेश जनक बल कहते हैं। अब इसके उदाहरण है कि कौन से इन महादेश जनक बलों के द्वारा
किस लैंड फॉर्म का या किस मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हमारे पास में पहला तो आता है यानी पृथ्वी पर किसका निर्माण, पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण। किसका निर्माण, पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर किसका निर्माण, पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण। किसका निर्माण, पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण। उमजन यानी किसी भाग का ऊपर उड़ जाना उनम यानी उमजन कहलाता है, और किसी भाग का नीचे दसाना निमज्जन कहलाता है। यानी किसी महाद्वीपीय भाग का ऊपर उठ जाना, किसी महाद्वीपीय भाग का ऊपर उठ जाना उमजन कहलाता है, और किसी महाद्वीपीय भाग का नीचे दसाना क्या कहलाता है, किसी महाद्वीपीय भाग का नीचे दसाना निमज्जन कहलाता है। इन क्रियाओं का प्रभाव हजारों या लाखों वर्षों से प्रकट होता है। अगला यानी आंतरिक शक्तियां जो धरातल पर प्रकट होती है, दो रूपों में, पहली तो महादेश जनक बल के रूप में प्रकट होती हैं, और दूसरी प्रकट होती हैं आकस्मिक या त्वरित शक्तियां। दूसरा जो हमारे पास में आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो दूसरा हमारे पास में कौन सा आया, आकस्मिक, यानी या तो अपने पास में क्या आ रहा है, या तो अपने पास में आकस्मिक आ रहा है, क्या आ रहा है, आकस्मिक आ रहा है, या अपने पास में क्या आ रहा है, त्वरित बल। आकस्मिक या त्वरित बल। देखिए, यदि हम आकस्मिक या त्वरित बल की आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में यानी अचानक बहुत तीव्र गति से उस घटना का घट जाना, यानी फैक्ट है जो घटना यकायक, जो घटना यकायक या अकस्मात प्रकट हो जावे। जो घटना यकायक यानी अचानक या सडन अकस्मात प्रकट हो जावे, उसको आकस्मिक बल कहते हैं। अगला फैक्ट है इनका परिणाम अल्पा अवधि में ही प्रकट होता है। इनका परिणाम इनका परिणाम अल्पा अवधि में ही क्या होता है, प्रकट होता है। यदि हम इनके एग्जाम्पल देखना चाहे तो आप इनके एग्जाम्पल देखिए। ज्वालामुखी विस्फोट,
भूकंप आदि। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में जो भौतिक शक्तियाँ आई और उन भौतिक शक्तियों में यदि हमने आपसे बात की तो हमने आपसे बात क्या की, हमने दूसरा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ पढ़ा और पृथ्वी की इन आंतरिक शक्तियों की यदि हमने आपसे बात की तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के रूप में जो हमारे पास में बिंदु आया वह बिंदु यह आया जिसमें हमने यह पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ भूतल पर सदैव असमानता प्रकट करने में क्रियाशील रहती हैं। क्या करने में क्रियाशील रहती हैं? यानी पृथ्वी पर असमानता प्रकट करने में क्रियाशील रहती हैं। असमानता प्रकट करने में क्रियाशील रहती हैं। जब पृथ्वी पर असमानता प्रकट करने में क्रियाशील रहती हैं तो कहीं पर धरातल को ऊपर उठा देती हैं। धरातल का ऊपर उठा हुआ भूभाग फिजिकल ज्योग्राफी की टर्मोलॉजी में या शब्दावली में उमजन कहलाता है और महाद्वीप का या स्थल खंड का नीचे दसा हुआ भाग फिजिकल ज्योग्राफी की शब्दावली में निमज्जन कहलाता है। क्लियर है? हम आगे चलते हैं। आंतरिक जो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां पृथ्वी के धरातल पर दो रूपों में प्रकट होती हैं। एक तो महादेश जनक बल के रूप में जिनका प्रभाव पृथ्वी पर धीरे धीरे, यानी वो बल अंदर काम कर रहा है लेकिन जब पृथ्वी पर प्रकट होती हैं तो वो धीरे धीरे कई वर्षों कई सालों के बाद में प्रकट होती हैं। इस प्रकार की शक्तियों को हम महादेश जनक बल कहते हैं और जिनका प्रभाव आकस्मिक या त्वरित होता है हम उनको आकस्मिक या त्वरित बल कहते हैं। तो महादेश जनक जो बल है जिसका प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर कई वर्षों से प्रकट होता है, जैसे यानी पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण, उमजन, निमज्जन। उमजन का अभी मैंने बताया, यानी किसी स्थलीय खंड का किसी महाद्वीपीय भाग का ऊपर उठ जाना यानी उमजन कहलाता है और किसी स्थलीय खंड का या किसी महाद्वीपीय भाग का नीचे दस्ताना निमज्जन कहलाता है। इन क्रियाओं का प्रभाव हजारों या लाखों वर्षों से क्या होता है? प्रकट होता है। आकस्मिक या त्वरित बल। कौन से बल? आकस्मिक या त्वरित बल। जो घटना यकायक या अकस्मात, क्या अकस्मात जो घटना यानी यकायक या अकस्मात प्रकट यानी अचानक, अकस्मात का मतलब जो घटना यकायक या अकस्मात प्रकट हो जावे, इनका परिणाम अल्पा अवधि में ही यानी शॉर्ट टाइम में ही, कम समय में ही प्रकट होता है। जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होना, भूकंप का आना आदि क्रियाएं। तो भौतिक शक्तियों में हमने दूसरे बिंदु को पढ़ा, तो दूसरे बिंदु के रूप में मेरे पास में आया पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, एंडोजेनेटिक फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है ना? अब हम थर्ड क्रम की बात कर लेते हैं आपसे। जो हमारे पास में बल आता है सौर शक्ति। कौन सी शक्ति आती है हमारे पास में जो थर्ड क्रम के रूप में शामिल है विद्यार्थियों? यदि हम उसकी बात करें तो वह हमारे पास में आता है कौन सी शक्ति? वह सौर शक्ति के रूप में शामिल है। ठीक है, हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। देखिए आप, यदि हम टॉपिक को आगे बढ़ाए तो हमारे पास में जो थर्ड जो क्रम आता है वह थर्ड क्रम के रूप में शामिल है। यानी हम आपसे बात करें तो वह आता है कौन सी शक्ति? कौन सी शक्ति आ रही है हमारे पास में थर्ड क्रम के रूप में? यानी इंसोलेशन की हम आपसे बात कर रहे हैं। हम आपसे किसकी बात कर रहे हैं? इंसोलेशन की बात कर रहे हैं। हम इंसोलेशन की बात करते हैं। हम आपसे कौन सी शक्ति की बात करते हैं?
हम आपसे प्यारे विद्यार्थियों सौर शक्ति की बात कर रहे हैं। कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं? हम आपसे सौर शक्ति की बात कर रहे हैं। यदि हम सौर शक्ति के रूप में आपको शामिल करें तो देखिए, सौर शक्ति यानी सोलर इंसोलेशन है, ये सोलर इंसोलेशन है। सौर शक्ति ये भी हमारे पास में किस में शामिल है? यह भी हमारे पास में भौतिक क्रियाओं में शामिल है। किस में शामिल है? यह भी हमारे पास में मुख्य रूप से कौन सी क्रियाओं में शामिल है? यानी भौतिक क्रियाओं में हम इसको शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? हम सौर शक्ति को भौतिक क्रियाओं के रूप में शामिल करते हैं। यदि हम इसके फैक्ट की बात करें आपके पास में, तो सूर्य शक्ति का महापुंज है। सूर्य किसका पुंज है? सूर्य शक्ति का महापुंज है, क्योंकि सूर्य में इस प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं उन हम शक्तियों की आपसे बात कर रहे हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल तथा यानी पृथ्वी के वायुमंडल के साथ साथ पृथ्वी के सतह पर जो होने वाले जो विभिन्न प्रकार के क्या हैं, जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं, उन सभी परिवर्तनों के लिए वह शक्ति क्या है? वह शक्ति उत्तरदायी होती है। तो देखिए, हम बात करते हैं उस शक्ति की कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसके लिए क्या सूर्य उत्तरदायी होता है। फैक्ट आते हैं, सूर्य शक्ति का किसका? सूर्य शक्ति का क्या है? सूर्य शक्ति का महापुंज है जो पृथ्वी की सतह है, जो पृथ्वी की सतह है तथा जो पृथ्वी की सतह है तथा हम बात कर रहे हैं, यानी सूर्य शक्ति का महापुंज है जो पृथ्वी की सतह है। जो किसकी सतह है? पृथ्वी की सतह है तथा उसके वायुमंडल में होने वाले तथा उसके वायुमंडल में होने वाले समस्त परिवर्तनों का नियंत्रक है। क्या है? समस्त परिवर्तनों का नियंत्रक है। यानी होने वाले जो उसके समस्त परिवर्तन हैं, उस समस्त परिवर्तनों का क्या है? समस्त परिवर्तनों का नियंत्रक। सूर्य शक्ति का महापुंज है। सूर्य में बहुत विशाल मात्रा में शक्ति है, उसका पुंज है, समूह है, जो पृथ्वी की सतह तथा उसके वायुमंडल में होने वाले समस्त परिवर्तनों का नियंत्रक है। जो यानी पृथ्वी की सतह, यानी जो पृथ्वी की सतह तथा सतह के साथ साथ यानी उसके वायुमंडल में जो परिवर्तन होते हैं, यानी जो पृथ्वी की सतह तथा पृथ्वी सतह के साथ साथ जो उसके वायुमंडल में परिवर्तन होते हैं, उसके वायुमंडल में होने वाले समस्त परिवर्तनों का नियंत्रक है। क्या है?
समस्त परिवर्तनों का नियंत्रक है। यानी कंट्रोल किसके पास में? कंट्रोल सूर्य के पास में है। परिवर्तन तो हो रहे हैं, हम क्रियाशीलता का सिद्धांत ही तो पढ़ रहे हैं, हम परिवर्तन का सिद्धांत, परिवर्तन तो होते हैं लेकिन कंट्रोल का जो काम है वो सूर्य के पास में है। अर्थात सूर्य उनको क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगला फैक्ट है पृथ्वी से तापमान वृषा ओस पाला कुहरा तुषार हिमपात वाष्पीकरण बादलों का बनना, हिमपात, बादलों का बनना, आंधी तूफान आदि का चलना, दिन रात का बनना, किसका? दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, वायु दाब की भिन्नता, वह चक्रवात आदि का आविर्भाव सूर्य द्वारा ही होता है। आदि का आविर्भाव आदि क्रियाओं का या आदि का आविर्भाव सूर्य द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? आदि का आविर्भाव सूर्य द्वारा ही होता है। देखिए, पृथ्वी से तापमान वृषा, ओश, पाला, कुहरा, तुषार, हिमपात, वाष्पीकरण, बादलों का बनना। भाई सारी क्लाइमेटोलॉजी की टर्मोलॉजी है ये, सारी हमारी जलवायु जो विज्ञान है उसकी टर्मोलॉजी है, शब्दावली है। बादलों का बनना, आंधी तूफान का चलना, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन का होना यानी सीजन चेंज, वायु एयर प्रेशर, डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर, व चक्रवात, साइक्लोन आदि का जो जन्म होता है,
आदि ये सारे इन क्रियाओं का जन्म होता है, यानी आदि का आविर्भाव किससे होता है? सूर्य के द्वारा ही होता है। यदि सूर्य में परिवर्तन नहीं होता तो इन क्रियाओं का क्या नहीं होता? इन क्रियाओं का जन्म नहीं होता। अर्थात हम ये कह सकते हैं, हम इस बात से नकार नहीं सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि क्या सूर्य के द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा? क्या सूर्य के द्वारा इस प्रकार का क्या हो रहा है? सूर्य के द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। हम इस बात से नहीं नकार सकते हैं। जब इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो क्या हम परिवर्तनशीलता का या क्रियाशीलता का सिद्धांत पढ़ रहे हैं? क्या ऋतु का बनना, वाष्पीकरण का होना, हिमपात है, तुषारपात है, तापमान का बढ़ना घटना है, आंधी का चलना है, बंद होना है, दिन रात का बनना है, ऋतु सीजनल परिवर्तन है, वायुदाब की भिन्नता है, चक्रवात, ये यदि आदि क्रियाएं नहीं होती तो क्या हम पृथ्वी को या सूर्य को परिवर्तनशील मानते? हम परिवर्तनशील नहीं मानते, कतई नहीं मानते हम। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर चाहे कोई वस्तु जड़ हो, चाहे कोई वस्तु चेतन हो, इन सभी में क्या होता है? इन सभी में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति में परिवर्तन के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं। उन कारकों में पहला कारक हमने भौतिक शक्तियाँ पढ़ा। भौतिक शक्तियों के जो उपकारक हैं, हम वो तीसरे फैक्ट की ओर आ रहे हैं। तो हमारे पास में क्या आई है? सोलर इंसोलेशन, सौर शक्ति के रूप में आया है। अगला फैक्ट है इन परिवर्तनों से पृथ्वी के जीवधारी आदि सभी प्रभावित होते हैं। आदि सभी प्रभावित होते हैं, यानी इन परिवर्तनों से पृथ्वी के जीवधारी आदि सभी, यानी ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों से पृथ्वी के जीवधारी, यानी जो जूलॉजिकल जो कम्युनिटी है, यानी जो प्राणी समुदाय है, वह प्राणी समुदाय क्या होता है? इन सभी परिवर्तनों से क्या हो रहा है? इन सभी परिवर्तनों से प्रभावित हो रहा है। जब इन सभी परिवर्तनों से प्रभावित हो रहा है, कौन? आपके ये जितने भी सारे जीवधारी हैं, ये सारे परिवर्तन नहीं होते तो क्या वो प्रभावित होते? वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते। यानी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का चाहे कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, चाहे वह प्राकृतिक हो, चाहे वो मानव से जुड़ा हुआ मानवीय या सांस्कृतिक हो, यानी परिवर्तन सभी में संभव है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम यानी इसको नहीं नकार सकते हैं। जब परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन के यानी जब प्रकृति का नियम, तो विभिन्न प्रकार के जो ये आपके सामने परिवर्तन हो रहे हैं, देखिए क्या ये परिवर्तन नहीं है? हम इनको परिवर्तनों में शामिल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम भौतिक शक्तियों में हम अंतिम बिंदु की भौतिक शक्तियों का जो उप प्रकार है, वो चौथे हम उप प्रकार की ओर चल रहे हैं। वह है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। कौन सी शक्ति? हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति की। देखिए यानी हमारे पास में जो अगला सिद्धांत आ रहा है, वह अगला सिद्धांत चौथे सिद्धांत के रूप में आ रहा है।
गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कौन सी शक्ति आ रही है? हमारे पास में जो शक्ति काम कर रही है वह शक्ति है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसका मतलब मैं आपसे जिस फैक्ट की बात कर रहा हूँ वह है हमारे पास में चौथे क्रम का फैक्ट है। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की। देखिए, हम आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की। यानी हम आपसे बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहे हैं। यानी हम आपसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति की हम आपसे बात कर रहे हैं। कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं? हम आपसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात करने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति किस प्रकार से परिवर्तन लाती है या किस प्रकार से इसके द्वारा क्या हो रहा है, इसके द्वारा परिवर्तन हो रहा है। हम उस शक्ति की आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करना चाह रहे हैं कि वह शक्ति किस प्रकार से परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। कौन सी शक्ति? यानी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो अपनी ओर खींचने का कार्य करती है। हम उस शक्ति की आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो हम उसके फैक्टों की बात करते हैं। उसके हम फैक्टों की ओर चलते हैं कि उसके फैक्ट किस प्रकार से हैं। पृथ्वी की सतह या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को पृथ्वी की सतह या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को पृथ्वी द्वारा अपने ओर खींचने की शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। कौन सी शक्ति कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। देखिए आप, हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, पृथ्वी की सतह या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को, या तो पृथ्वी की सतह जो ये हैबिटेट जोन है जहाँ पर मानव रह रहा है,
यानी ये जो पृथ्वी की सतह, ये जो सरफेस है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों। पृथ्वी की सतह या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को, या तो पृथ्वी की सतह हो सकती है या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्व हैं, यानी वायुमंडल में स्थित जो विभिन्न तत्व हैं उन तत्वों को पृथ्वी द्वारा, यानी या तो पृथ्वी की सतह वाले तत्व या वायुमंडल में स्थित तत्व, उन तत्वों को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचने की, अपनी ओर अट्रैक्टिव करने की शक्ति, अपनी ओर आकर्षित करने की जो शक्ति है, खींचने की शक्ति को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। अगला फैक्ट है यानी पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही संतुलित अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? यानी पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु, जो पृथ्वी के सरफेस पर स्थित, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे वो चेतन वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक वस्तु की बात कर रहा हूं मैं ऑल थिंग्स की बात कर रहा हूं, प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही कौन सी अवस्था में है? बैलेंसिव पोजीशन में है, यानी संतुलित अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? संतुलित अवस्था में है। पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही संतुलित अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? संतुलित अवस्था में है। पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जैविक हो चाहे वह अजैविक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो सांस्कृतिक वस्तु हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही कौन सी अवस्था में है? वह बैलेंसिव अवस्था में है, वह संतुलित अवस्था में है। अगला फैक्ट है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण, जल का जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना, जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना पृथ्वी के धरातल के पास
पृथ्वी के धरातल के पास वायु दाब का अधिक होना जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना आदि क्रियाएं संचालित आदि क्रियाएं संचालित होती हैं। आदि क्रियाएं क्या होती हैं? आदि क्रियाएं संचालित होती हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो, यदि हम बात करें कि प्यारे विद्यार्थियों, आप इस समय जो आपकी जो क्लास रनिंग है वो सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड की क्लास है। आप बीए पार्ट फर्स्ट में जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी वाली सेकेंड यूनिट है वहाँ पर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ के आए होंगे कि जो वायुमंडल का जो निर्माण है वह वायुमंडल का निर्माण विभिन्न परतों के द्वारा हुआ है। वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उन वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा हुआ है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा हुआ है। वहाँ पर हमने पढ़ा था, यानी हम वो जो परतें हैं तो सौर मंडल, समदाब मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, और जिसकी हम बात कर रहे थे कि उसी को ही हम बहिर्मंडल कह रहे, एक्सोस्फीयर कह रहे थे। तो ये वायुमंडल का निर्माण हो गया। इसी के साथ साथ पृथ्वी के धरातल के पास वायु दाब का अधिक होना, एयर प्रेशर का अधिक होना, हवा का भारी होना, हवा का इस पृथ्वी के चारों एक भारी आवरण का लिपटा हुआ होना। इसी के साथ साथ हम बात करें आपसे जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होना, जल का यानी ऊपर से नीचे की ओर आना, जैसे वर्षा की बूंदें, जैसे वर्षा का होना तो ऊपर से नीचे की ओर पानी का गिरना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा संचालित होती हैं? ये सारी क्रियाएं गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संचालित होती हैं। किसके कारण संचालित होती हैं? ये सारी क्रियाएं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से ही संचालित होती हैं। अगला फैक्ट है यानी पृथ्वी के धरातल पर प्रत्येक वस्तु
प्रत्येक वस्तु वायुमंडल व जलमंडल में रहने वाले वायुमंडल व जलमंडल में रहने वाले प्रत्येक जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा संचालित व नियंत्रित होते हैं। यानी पृथ्वी के धरातल पर प्रत्येक वस्तु वायुमंडल व देखिए पृथ्वी के धरातल पर प्रत्येक वस्तु, यानी पृथ्वी के धरातल पर कौन सी वस्तु? प्रत्येक वस्तु वायुमंडल व जलमंडल में रहने वाले प्रत्येक जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होते हैं। क्या होते हैं? या तो वो संचालित होते हैं और संचालित होने के साथ साथ क्या होते हैं? वह नियंत्रित होते हैं। क्या होते हैं? वह नियंत्रित होते हैं। पृथ्वी के धरातल पर प्रत्येक वस्तु, यानी पृथ्वी के सरफेस पर ऑल थिंग्स, यानी प्रत्येक वस्तु, पृथ्वी के धरातल पर प्रत्येक वस्तु वायुमंडल व जलमंडल में, या तो इस वायुमंडल में या जलमंडल में, वायुमंडल या जलमंडल में रहने वाले प्रत्येक जीव, यानी इस वायुमंडल और जलमंडल में रहने वाला प्रत्येक जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा, कौन सी शक्ति द्वारा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है। अर्थात उनमें भी तो परिवर्तन हो रहा ना। हम परिवर्तन का नियम ही तो पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे पास में जो पहला जो शक्ति आई थी, भौतिक शक्तियाँ, उन भौतिक शक्तियों में हमने पहले हम नियम को पढ़ा। तो हमारे पास में भौतिक शक्तियों में हम 4 नियम को पढ़े। तो चौथा नियम जो हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों आ रहा है, उस नियम को हमने क्या पढ़ा? यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्सेज की हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी की सतह या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को, यानी पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही कौन सी अवस्था में है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है। ठीक है ना। हम बात करते हैं
कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी के धरातल के पास में वायु दाब का अधिक होना और जल का ऊपर से नीचे की ओर, वर्षा का जल के ऊपर से नीचे की ओर आना, ये सारे किसके द्वारा संचालित होते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ही संचालित होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम दूसरी शक्ति की बात कर रहे हैं आपसे, यानी जो हमारे पास में शक्तियाँ आ रही हैं, यदि हम उन शक्तियों की आपसे बात करें, उन शक्तियों के रूप में हम आपसे पढ़े, तो इन शक्तियों के रूप में जो हमारे पास में जो आ रहा है, यदि हम उनकी बात करना चाहे आपसे, तो शक्तियों के रूप में हमारे पास में पहला कौन सी शक्ति आई? हमारे पास में पहली भौतिक शक्ति आ रही है। कौन सी शक्ति आ रही है? भौतिक शक्ति। तो भौतिक शक्ति के हमने 4 प्रकार पढ़े। कौन से? ग्रहीय संबंधों के बारे में पढ़ा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के बारे में पढ़ा, हमने सोलर इंसोलेशन के बारे में पढ़ा और हमने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में पढ़ा। अब हम इस क्रियाशीलता के सिद्धांत या परिवर्तनशीलता का जो सिद्धांत है, हम उसके दूसरे उस शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली शक्ति हमारे पास में भौतिक शक्ति थी, अब हम दूसरी शक्ति की ओर आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हमारे पास में जो दूसरी शक्ति आ रही है वह है जैविक शक्तियाँ। दूसरी शक्ति आ रही है हमारे पास में, वह है कौन सी शक्तियाँ हैं? वह है हमारे पास में शक्तियाँ हैं जैविक शक्तियाँ। कौन सी शक्तियाँ हैं? वह है हमारे पास में जैविक शक्तियाँ हैं। दूसरी शक्ति की यदि हम आपसे बात करें, तो हम आपसे बात करते हैं बायोलॉजिकल फोर्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल फोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? हमारे पास में जो दूसरी शक्ति आ रही है वो आ रही है बायोलॉजिकल फोर्स। हम आपसे बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल फोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? बायोलॉजिकल जो हमारे पास में फोर्सेज आ रहा है, हम उसकी आपसे बात कर रहे हैं। देखिए बायोलॉजिकल फोर्स, हम बायोलॉजिकल फोर्सेज की आपसे बात कर रहे हैं। तो जो बायोलॉजिकल जो हमारे पास में फोर्सेज है, इसकी यदि हम आपसे बात करें तो ये किस प्रकार से संचालित हो रहा है, इसके हम संचालन की आपसे बात कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो बायोलॉजिकल फोर्सेज है, यदि हम इसके संचालन की आपसे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका संचालन हो रहा है हमारे पास में, देखिए इस फोर्स के हम संचालन की आपसे बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल फोर्स, देखिए पहले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। भौतिक शक्तियों के समान भौतिक शक्तियों के समान जैविक शक्तियाँ। कौन सी शक्तियाँ? भौतिक शक्तियों के समान हम जैविक शक्तियों की आपसे बात कर रहे हैं। जैविक शक्तियाँ, जैविक शक्तियाँ
जिनमें हम शामिल कर रहे हैं पेड़ पौधों को, जिसमें पशुओं को, एवं जीव जंतुओं को। देखिए, पशु एवं हमारे पास में क्या आ रहे हैं, जीव जंतु, भी धरातल पर परिवर्तन लाने में सदैव क्या है, संलग्न है। सदैव क्या है, जीव जंतु भी धरातल पर परिवर्तन लाने में सदैव संलग्न है। क्या है, सदैव संलग्न है, यानी सदैव यानी धरातल पर क्या है, सदैव संलग्न है। सदैव क्या है, परिवर्तन लाने में सदैव संलग्न है। क्या है, सदैव संलग्न है, यानी भौतिक शक्तियों के समान, यानी जो फिजिकल जो फोर्सेज हैं, जो भौतिक शक्तियां हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं, उनके समान जो जैविक शक्तियां हैं, जिनमें पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, जीव जंतु हैं आदि भी धरातल पर परिवर्तन लाने में सदैव क्या है, सदैव संलग्न है, सदैव लगे हुए हैं, सदैव कार्यरत हैं। अर्थात परिवर्तन लाने में क्या है, परिवर्तन लाने में कार्यरत हैं। ठीक है ना। मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि भौतिक शक्तियों के समान ही, यानी जो जैविक शक्तियां हैं, जो बायोलॉजिकल जो फोर्सेज हैं, जिनमें पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हमारे पशु पक्षी हैं, वो भी परिवर्तन लाने में कंटिन्यू संलग्न है, वो भी परिवर्तन लाने में लगे हुए हैं। तो हम क्रियाशीलता के सिद्धांत को कैसे नकार सकते हैं? हम क्रियाशीलता के सिद्धांत को नकार ही नहीं सकते हैं कि क्या इन जैविक शक्तियों के द्वारा परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा उत्तर होगा कि इन जैविक शक्तियों के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन इस पृथ्वी के धरातल पर किया जाता है। हम इसको नकार नहीं सकते हैं। अगला फैक्ट है पृथ्वी के धरातल पर स्थित
पर स्थित प्रत्येक वस्तु इसी शक्ति के कारण इसी शक्ति के कारण यानी इसी शक्ति के कारण संतुलित अवस्था में संतुलित अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? संतुलित अवस्था में पाई जाती है। यानी पृथ्वी के धरातल पर स्थित, क्या? पृथ्वी के धरातल पर स्थित, यानी पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु इसी शक्ति के कारण, कौन सी शक्ति के कारण से? जैविक शक्ति के कारण पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु इसी शक्ति के कारण संतुलित अवस्था में रहती है। कौन सी अवस्था में? संतुलित अवस्था में रहती है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार का जो जूलॉजिकल जो कम्युनिटी है, जो जैविक समुदाय है, उसके द्वारा भी पृथ्वी के ऊपर वाले भाग यानी पृथ्वी के धरातल पर क्या किया जाता है? पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन किया जाता है। तो पृथ्वी के धरातल पर यदि परिवर्तन किया जाता है तो हम बात ये करें कि पृथ्वी के धरातल पर जो प्रत्येक वस्तु है, प्रत्येक वस्तु का मीन्स तात्पर्य है, चाहे वह जैविक हो, चाहे वह अजैविक हो, चाहे वह भौतिक हो, चाहे वह मानवीय या सांस्कृतिक हो, उनमें क्या बना रहता है? उनमें बैलेंस या वो संतुलित अवस्था में रहती हैं। अगला फैक्ट है वृक्षों की जड़ों के दबाव से चट्टानें टूट जाती हैं और मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी वृक्षों, यानी जो वृक्ष हैं, मैं उसके आपसे प्यारे विद्यार्थियों, वृक्षों की जड़ों के दबाव से, यानी जो वृक्ष होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, यानी जो ट्री होते हैं, उन जो ये माउंटेन एरिया में यानी ये पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं, तो पहाड़ी एरिया में पाए जाने के कारण से यदि हम आपसे बात करें कि इन जब वृक्षों का आकार विशाल से विशाल होता जाता है, तो इनके आकार के विशाल होने के कारण से यानी उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, उन रूट की दबाव जब प्रेशर होता है उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में, तो दबाव के कारण से चट्टानें क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं, यानी वो मूल स्थान से क्रैक हो जाती हैं और टूटने के कारण से धीरे धीरे सोइल फर्मेंटेशन का प्रोसेस से यानी मृदा निर्माण यानी मृदा निर्माणक प्रक्रिया के द्वारा
वह मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या ये परिवर्तन नहीं है? क्या हम इसको परिवर्तन नहीं कहेंगे? हम इसको परिवर्तन तो कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये एक जैविक तत्व में शामिल है, ये कि बायोलॉजिकल फोर्सेज में शामिल है। कौन? वृक्ष। वृक्ष जिसको हम इसको मुख्य रूप से क्या कह सकते हैं? हम इसको बॉटनिकल कम्युनिटी कह सकते हैं, हम इसको पादप समुदाय कह सकते हैं कि उन पादपों उन वृक्षों की जड़ों के कारण से जो चट्टानें थी जहाँ पर ये वृक्ष स्थित हैं, जहाँ इनको ये बेस प्रदान कर रखे हैं, तो इनका दबाव है, जड़ों का दबाव है। जड़ों का जब आकार बढ़ता है, गहराई बढ़ती है, तो चट्टानों को तोड़ देती हैं। चट्टानों के टूट जाने के कारण चट्टानें असंगठित अवस्था में आ जाती हैं। तो वहाँ जल के द्वारा और हवा के द्वारा उनमें अपरदन का प्रोसेस होता है। चट्टानें आपस में रगड़ खाती हुई, यानी फ्रिक्शन के कारण से आगे बढ़ते हैं, उनमें फ्रिक्शन का प्रोसेस होता है, घर्षण का प्रोसेस होता है। घर्षण के प्रोसेस से चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में, बाइट्स में टूट जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो ग्रेवल का रूप धारण कर लेती हैं, बजरी का रूप धारण कर लेती हैं और उससे वह है मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यह भी एक परिवर्तन का ही प्रोसेस है। अगला फैक्ट है वृक्षों की जड़ों पत्तियों टहनियों के सड़ने गलने से, यानी कि सड़ने गलने से ह्यूमस का निर्माण होता है। सड़ने गलने से ह्यूमस के निर्माण से मृदा का निर्माण व मृदा उपजाऊ बनती है। क्या बनती है? मृदा उपजाऊ बनती है। क्या बनती है? कि मृदा का निर्माण व मृदा उपजाऊ वह मृदा उपजाऊ क्या होती है? वह मृदा उपजाऊ वह मृदा उपजाऊ बनती है। क्या बनती है? वह मृदा उपजाऊ बनती है। वृक्षों की जड़ों, टहनियों, पत्तियों के सड़ने गलने से, ह्यूमस के निर्माण से मृदा का निर्माण वह मृदा उपजाऊ बनती है। ह्यूमस वह होता है, समझिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूँ, आप समझिए। हम ह्यूमस की आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, जब एक किसान के द्वारा यानी अपन फसल काटने के एक किसान के द्वारा फसल काटने के बाद में, यानी एक किसान अपने खेत से फसल को काट लेता है। उस फसल के काटने के बाद में
जब उस खेत में फसल के शेष बचे हुए डंठल होते हैं, वह डंठल बारिश के कारण से यानी तापमान के कारण से यानी भूमि में सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं। जो फसल के पत्ते थे वह नीचे भूमि पर गिर जाते हैं। उस भूमि पर विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों की पत्तियां, शाखाएं, डंठल, वेस्टेज, फल फूल आदि उस पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। तो गिरने के कारण से मुख्य रूप से हम बात करें, उनमें सड़न की प्रोसेस होती है, गलने की प्रोसेस होती है। एक समय ऐसा आता है कि वो सड़ गल करके भूमि के अंदर मिल जाते हैं, वह एक मृदा के एक अंश बन जाते हैं, मृदा के एक भाग बन जाते हैं। तो मृदा के अंश या मृदा के भाग बन जाने के कारण से यानी ह्यूमस का निर्माण होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं ह्यूमस कहते हैं। और उस ह्यूमस की यह विशेषता होती है कि यह मृदा को क्या बनाते हैं, यह मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं। क्या बनाने का कार्य करते हैं? यह मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं। देखो छात्रों, मैं आपके सामने रिसेंट के मुद्दे की बात करता हूँ। हाल ही में पंजाब हाई कोर्ट ने एक ऐसा निर्देश दिया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ज्योग्राफी रिसेंट मुद्दों का विषय है कि वहाँ पर किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जा रही थी, पराली का मीन्स तो आप समझ गए होंगे। मैंने पिछली पीजी क्लासों में जब मैं एनवायरनमेंट की क्लासें ले रहा था, उस समय मैंने बताया था कि वहाँ के हाई कोर्ट ने यानी वहाँ पंजाब और हरियाणा में ऐसी रोक लगाई थी कि किसान अपने खेतों में पराली को नहीं जलाएगा। जो फसल का शेष बचा हुआ भूसा है, जो फसल कटने के बाद में जो फसल के डंठल हैं, तो किसान उसको आग लगा देता है, उनको आग के हवाले कर देता है। उसे विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं, वो जहरीली गैसें वायुमंडल में जाती हैं और वायुमंडल की गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं। वायुमंडल की जो क्वालिटी है यानी जो गिरावट है, यानी वो गिरावट में वृद्धि हो जाती है। यानी वायुमंडल का जो यानी कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन में असंतुलन हो जाता है। इस कारण से पिछले दिनों पंजाब जो हाई कोर्ट है उसने ऐसा निर्देश दिया था कि यदि किसान अपने खेतों में पराली जला रहा है तो यह गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यानी उससे निकलने वाली जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, यानी उसको जलने के बाद में निकलने वाली विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उन गैसों के द्वारा हमारे वायुमंडल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों, उसी की मैं ह्यूमस की बात कर रहा हूँ। उस ह्यूमस को जला करके यदि उसको जलाया नहीं जाए और नहीं जलाने के साथ साथ में क्या किया जाए, उसको सड़ने गलने दिया जाए, जिससे भूमि की उपजाऊपन की क्षमता क्या हो जाती है, वह बराबर बनी रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं।